हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 124 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 125 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना है। देखिए, जब आप ऐसे प्रश्न लिखकर भेजते हैं ना, तो खासतौर पर उन नंबर्स को मत लिखा करिए 60 नंबर का, क्योंकि बच्चे इसमें कई सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या सर वास्तव में 60 नंबर का अब प्रश्न आता है। क्लियर? तो आप वो चीज़ देखकर मत लिखा करिए। आप या तो ईयर डाल दें, और जहाँ पे 20 नंबर और 15 नंबर, 10 नंबर या 12.5 नंबर हो, उसे ज़रूर लिखा करें, लेकिन 60 नंबर वाले को कभी ना लिखा करें। क्लियर? नहीं तो ऐसे लगेगा कि मास्टर चेक करने वाला गलत है और लिखने वाला उससे भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि 60 नंबर को 200 शब्दों में क्यों लिख कर भेज रहा है। क्लियर? तो इन चीज़ों से बचना है। अब देखते हैं आपका प्रश्न वास्तव में है क्या और इसका उत्तर क्या है। आपका प्रश्न है, 18वीं सदी में भारत में 18वीं सदी में अंग्रेजों ने किस प्रकार बंगाल को जीता, वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने उनकी सहायता की। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखते हैं आपने कैसे लिखा। आपने लिखा है, 18वीं सदी के आरंभ से मुगल के अधीन क्षेत्र अर्थात बंगाल, हैदराबाद व अवध आदि सैद्धांतिक रूप से तो मुगल सत्ता के अधीन थे, परंतु व्यवहारिक रूप से वे स्वायत्त व स्वतंत्र थे। कंपनी के अनुकूलता में फर्रुखसियर के फरमान ने और भी वृद्धि कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी व दक्षिण तट दोनों स्थानों पर कंपनी निर्माण कार्य व प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पूर्वी तट पर अधिकार ने कंपनी की महत्वाकांक्षा को बल दिया। साथ ही बंगाल के नवाब की स्थिति को देखें तो वो आंतरिक व बाह्य दबावों से दोनों से लड़ रहा था। आंतरिक में उसके दरबारी षड्यंत्र, जिसमें मीर कासिम, मानिकचंद जैसे लोग क्लाइव के साथ गठजोड़ कर बैठे, तो वहीं बंगाल पर अफगानी व मराठों के हमले का भय निरंतर बना रहता था। इन सब ने परिस्थितियों ने कंपनी की महत्वाकांक्षा के अनुकूल कार्य किया। हालांकि यदि नवाब के साथ उसके सेनापति मीर कासिम व अन्य सहयोगियों आदि के द्वारा विश्वासघात नहीं किया गया होता, तो शायद परिणाम कंपनी के प्रतिकूल भी हो सकते थे। किंतु भले ही प्लासी के युद्ध में कंपनी की विजय हुई हो, लेकिन निर्णयों की पुष्टि होनी बाकी थी, अर्थात राजनीतिक प्रभुता की स्वीकार्यता पर मुहर लगनी बाकी थी। देखिए, ये प्रश्न जब आप, ये निष्कर्ष जब आप लिखते हो ना प्लासी के निर्णयों की, ये वहाँ पे केवल उपयोगी होता है जब टाइमलाइन आपको प्लासी और बक्सर के मध्य तक की दी हो। क्लियर? लेकिन ये लाइन निष्कर्ष वहाँ पे नहीं उपयोग कर सकते हो जब आपका टाइमलाइन पूरी की पूरी 18वीं सदी को दिया हो। क्लियर? तो आप ऐसे निष्कर्ष का उपयोग नहीं कर सकते हो। हाँ, आप ये उपयोग कर सकते हो कि यहाँ से कंपनी को, अर्थात 18वीं सदी में कंपनी को मिली जीतों ने न केवल उनकी प्रभुता में वृद्धि की, बल्कि उनके भारत विजय के दिवा स्वप्न को साकार करने में सहयोग प्रदान किया। और ये सहयोग वास्तव में इतना मजबूत था कि उन्होंने एक एक करके अपनी कई सारी नीतियों के माध्यम से भारत विजय कर लिया। क्लियर? तो आप ये देख सकते हो, अर्थात 18वीं सदी में बंगाल विजय तो उनके लिए केवल एक ट्रेलर था, पिक्चर के रूप में तो अभी व्यक्तिगत के सिद्धांत की अनुभूति होना बाकी था। समझ गए? आप ऐसे शब्दों का उपयोग करोगे तो आपका निष्कर्ष और बेहतर हो जाएगा, और एग्जामिनर को ये फील होगा कि इस एस्पायरेंट ने निष्कर्ष को काफ़ी मल्टी डायमेंशनली और साथ ही फ्यूचरिस्टिक बना दिया है। अर्थात इस एस्पायरेंट के अंदर यूपीएससी के वो सारे गुण हैं, अर्थात इसमें दूरदृष्टि भी है, इसमें शब्दों को संकलित करने की क्षमता भी है, और इसमें अपनी बातों को गढ़ने की कलात्मकता भी है। क्लियर? आपको ऐसे बताना है। दूसरी चीज़, ये तो हमने आपको बता दी आपको बताना क्या है, लेकिन आपने लिखा क्या है इसको तो थोड़ा देख लें। तो आपने जो शुरुआती चीज़ें आपने बताई हैं, एक मिनट, हाँ, आपने जो शुरुआती चीज़ें यहाँ पे बताई हैं या आपने जो शुरुआत की है, वो काफ़ी अच्छी शुरुआत की है। अर्थात आपने काफ़ी अच्छे शब्दों का उपयोग करके अपनी बातों को यहाँ पर संयोजित कर दिया है, जो कि एक अच्छी निशानी है। क्लियर? कि किस प्रकार बंगाल को जीता। लेकिन
जब आप ये बता रहे होते हो तो आपको इन्हीं को सॉर्ट कर देना है, थोड़ा और सॉर्ट कर दो, और सॉर्ट करने पे इन परिस्थितियों को आप चाहो तो बिंदुवार बता दो। क्लियर? नहीं भी बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप 2 से 3 पॉइंट और भी मेंशन कर सकते हो, डचों के साथ बेदरा की लड़ाई को, और साथ ही इसमें आप फ्रांसीसियों की बांडीवास की लड़ाई को। क्लियर? इन्होंने किस तरीके से ये चीज़ मजबूत की, और आप अगर चाहो तो इसमें पुर्तगालियों का भी उल्लेख कर सकते हो कि किस प्रकार पुर्तगालियों ने अपने आप को इस प्रतिस्पर्धा से बाहर कर लिया। समझ गए? तो जब आप ये बता दोगे तो इससे आपके उत्तर में डायमेंशन और आ जाएंगे, और आने के बाद आपका उत्तर और अच्छा बन जाएगा। क्लियर? तो आपने ये चीज़ें देख ली, और जब भी आप यहाँ पे चाहो तो एक डायग्राम भी बना सकते हो, मतलब एक आप कह सकते हो ग्राफिक बना सकते हो ऐसे करके। बंगाल विजय ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ पे लिख दो षड्यंत्र। क्लियर? यहाँ पे लिख दो नवाब पर बाहरी दबाव, और यहाँ पे लिख दो अंग्रेजों की मजबूत शक्ति। क्लियर? तो इतने से एग्जामिनर समझ जाएगा कि अच्छा आपको ये तीनों के तीनों डायमेंशन पता है। और अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा हो तो आप छोटा सा यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाओ और ये 3 पॉइंट तो लिखो, और अंग्रेजों की शक्ति में ऐसे बता दो: नौसेना, कंपनी की प्रभुसत्ता, राष्ट्रीय सहमति। क्लियर? और यहाँ पे जब आप लिख दो तो आप ये बता दो कि किस तरीके से नवाब को बाहरी दबाव था, अर्थात अफगानों का और मराठों का आक्रमण। और यहाँ पे आप षड्यंत्र में लिख दो अधिकारी का, सेनापति का, और साथ ही अपनों का। क्लियर? तो आपके इतने ही डायग्राम में पूरा का पूरा उत्तर संक्षिप्त हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ आप कर सकते हो। उम्मीद है आपको न केवल इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, बल्कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि हाँ, हमें इसे कैसे लिखना है। एक बात अंत में जाते जाते, वो ये कि जब आप अपने इस पैरा को लिखा करें ना, तो थोड़ा शब्दों को अभी छोटा करें। आप आपके शब्द काफ़ी बड़े बड़े हैं, इन शब्दों को आप थोड़ा छोटा कर दिया करें। क्लियर? छोटा करने का मतलब क्या है? छोटा करने का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने यहाँ पे की वर्ड लिखा है या प्रा वर्ड लिखा है, इस साइज के आपको शब्दों को रखना है, या जो ऊ लिखा है इस साइज के, इससे ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं। और जब आप लिखें ना, तो ये जो आप लाइन खींचते हो इसको थोड़ा छोटा रखो, मतलब स्वतंत्र तक ही रखो, स्वतंत्र के आगे पीछे नहीं। जैसे फरमान में आगे आ गई ना, तो ये इसको डिस्टर्ब कर देती है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। हालांकि स्पीड में ये चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन इससे क्या होता है ना, पूरी की पूरी फिर लाइन वाली कॉपी बन जाती है, और जगह स्पेस नहीं रहता, तो पढ़ने में मुझे जब दिक्कत होती है तो एग्जामिनर तो बेचारे थोड़े उम्र दराज होते हैं, तो उनको तो दिक्कत हो जाएगी, तो उनको दिक्कत नहीं देना है। समझ गए? तो शब्दों को थोड़ा आप ऐसे संकलित करें और थोड़ा दूर दूर लिखें। देखिए 2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाएंगी। क्लियर? और आपको बहुत बड़ी कॉपी देते हैं यूपीएससी वाले, इस चीज़ में तो दानवीर सूरवीर कुछ भी आप उनको संज्ञा दे सकते हो, उनकी कॉपियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। क्लियर? तो आप इतनी बड़ी लाइन को किस लिए बचा कर रखे हो? यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, 2 लाइन एक्स्ट्रा ही तो आएंगी शब्दों की। और जब शब्द ऑलरेडी छोटे हो जाएंगे तो लाइन अपने आप कम हो जाएगी, आपका ये उत्तर नीचे तक ना आके केवल यहीं तक समायोजित हो जाएगा। समझ गए? तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, नए बिंदु आपको मिले होंगे। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।